हेलो स्टूडेंट, आज मैं एमए प्रीवियस पेपर 4 रिसर्च मैथोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। व्हाट इज साइंस? Science is an objective, logical and systematic method of analysis of phenomena devised to permit the accumulation of reliable knowledge. It is a systemized form of analysis and intellectual construction or a working thought model of the world, and it is aimed is to describe and conceptualize the impersonal fact of experience in variable terms as exactly and simply as possible, as well as completely and meaningfully as possible. साइंस मीन्स विज्ञान। विज्ञान दो अक्षरों से मिलकर बना है, वी धन ज्ञान। वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब गहन रूप से किसी भी विषय में अध्ययन। जब हम किसी विषय में गहन रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। आज मनुष्य ने बहुत सारी प्रगति कर ली है और उसकी इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण विज्ञान ही है। विज्ञान विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग आदि के द्वारा किया गया गहन रूप से अध्ययन है। विज्ञान प्रकृति के बारे में किया गया गहन अध्ययन है। विज्ञान का कई क्षेत्रों में बहुत ही योगदान है, जैसे चिकित्सा, यातायात, मोबाइल या इंटरनेट, किसी भी क्षेत्र में हो, आज विज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विधा है जिसमें विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए विज्ञान का बहुत ही अहम योगदान है। साइंस इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। साइंस की कई शाखाएं हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, पक्षी विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूविज्ञान, मानव आहार विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, पक्षी विज्ञान, अस्थि विज्ञान, मत्स्य विज्ञान आदि आदि। और ये सारी शाखाएं एक पार्टिकुलर साइंस के बारे में या पार्टिकुलर विज्ञान के बारे में हमें जानकारी देती हैं। हमारी सेकंड स्लाइड है साइंटिफिक मेथड्स रिसर्च। साइंटिफिक मेथड्स रिफर्स टू प्रोसीजर or mode of investigation by which scientists acquire systematic scientific knowledge. We can say that there are specific components in scientific methods which include reliance or empirical evidence, use of relevant concept, commitment to objectivity, ethical neutrality, generality, prediction based on probability, public methodology that afford testing of conclusion through replication. So, reliance on empirical evidence, it means empirical evidence के ऊपर reliable होना। empirical evidence it means जो पूर्व आधारित या अनुभव जनित साक्ष्य हैं उनके ऊपर रिलायबल होना। यूज ऑफ रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट हैं या अवधारणाएं हैं उनका उपयोग करना। थर्ड है कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिविटी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर कमिटेड रहना, मीन्स उसके ऊपर सुदृढ़ रहना, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर सुदृढ़ होना। फोर्थ है एथिकल न्यूट्रलिटी, मीन्स एथिक्स और नीतियों के द्वारा एक सही दिशा में सही प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ना रिसर्च के विषय में, या रिसर्च करते हुए एक सही एथिक्स का पालन करना। जनरलिटी मीन्स व्यापकता। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स जो भविष्यवाणियां हैं, जो संभावनाएं हैं उनके ऊपर भविष्यवाणी करना, जो संभावनाएं हो सकती हैं उनकी भविष्यवाणियों को करना।
Public methodology that afford testing of conclusion through replication means replication के थ्रू conclusion के ऊपर टेस्टिंग करना, इसके लिए एक मेथोलॉजी तैयार करना, उस मेथड्स के थ्रू ही एक आगे बढ़ना और टूल्स एंड टेक्निक का इसमें इस्तेमाल करना। सो साइंटिफिक मेथड्स रिसर्च का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रिलायंस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। Science and scientists are committed to the belief that truth or the source of knowledge is experience, wherein the scientists use reasoning so as to comprehend it. Thus, rational ideas are the guiding principle in making predictions that are then tested by scientists by observation. It means जो साइंटिस्ट होते हैं वो गहन अध्ययन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू और उसके बारे में सारे टेस्ट करके एक नतीजा निकालते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर, उन सबूतों के आधार पर उनका रिलायबल होना, उनका सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेकंड है यूज ऑफ रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, मीन्स जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है उनका उपयोग करना। कॉन्सेप्ट आर लॉजिकल कंस्ट्रक्ट और एब्स्ट्रैक्शन क्रिएटेड फ्रॉम सेंस इंप्रेशंस पर precept and experience. For example, stress is a concept. A psychologist may measure stress with a particular tool. In medicine, we do the stress test for cardiovascular function. The biochemist may measure the extent of lipid peroxidation as a oxidative stress. The food scientist may measure of oxidative stress. The food scientist may measure the amount of force, shear stress required to break a gel. Scientists constantly rely on and use relevant concept. It means जो relevant concept निकलता है उसका उपयोग करना। कैसे करना उसका उपयोग? मीन्स एक स्ट्रेस का एक इसमें उदाहरण लेकर बताया है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिसिन देखकर, किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देखकर देखता है, उसका मेजरमेंट करता है, स्ट्रेस का मेजरमेंट करता है कि मेडिसिन देने से स्ट्रेस कम हुआ कि नहीं, और स्ट्रेस का कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन पर क्या असर हो रहा है वो भी देखता है। उन मेडिसिन का कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा उसको भी वह देखता है। और फूड साइंटिस्ट भी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को लेकर उसका मेजरमेंट करता है। तो एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट को लेकर सभी जो साइकोलॉजिस्ट, फूड एक्सपर्ट या सभी जो होते हैं एक कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। The third component of scientific method is commitment to objectivity. Science requires scientists to be objective, i.e., to set aside one's objective personal consideration, i.e., one's opinion, hopes on institution. This means that the scientist must at all times strive at self-elimination in his judgments. It means अपने ऑब्जेक्टिव या अपने लक्ष्य के लिए उत्तरदायित्व रहना, कमिटमेंट रहना, ये एक कंपोनेंट है साइंटिफिक मेथड्स का। इसमें साइंटिस्ट जो होता है उस अपना एक लक्ष्य, एक ओपिनियन, अपनी एक राय, अपना एक ऑब्जेक्टिव और अपना एक लक्ष्य लेकर चलता है और उसी को गोल मानकर उसमें अपना पूरा 100% देता है और उसके साथ न्याय करने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्टिविटी इज ए कंपोजिट ऑफ ए रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गिवन फेनोमेना बाय द सेम ऑब्जर्वर will yield constant data give the same result, and B, repeated observation by different observer will give constant data. It means जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो दो का कंपोजिशन होती है। एक तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होता है जो एक फेनोमेना के थ्रू ऑब्जर्वर को बार बार वही रिजल्ट प्राप्त होता है।
जो बार बार रिजल्ट मिलता है ऑब्जर्वर को वो सेम मिलता है, रिपीटेड सेम रिजल्ट। एंड बी में रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर विल गिव कांस्टेंट डाटा। तो इसमें जो इसमें जो ऑब्जर्वेशन होते हैं बार बार, उसमें ऑब्जर्वर को एक कांस्टेंट डाटा मिलता है, कांस्टेंट डाटा की प्राप्ति होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो दो कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। फोर्थ इज एथिकल न्यूट्रलिटी। व्हाट इज एथिकल न्यूट्रलिटी? एथिकल इट मीन्स, एथिक्स मीन्स न्याय संबंधी और नीति संबंधी, नीति निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ना। तो द साइंटिस्ट शुड बी अनबायस्ड और अनप्रिजुडिस्ड। ही शुड नॉट बी biased or influenced by appearances, have no favorite hypothesis or committed to an ideology। इसका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट होता है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, पूरे न्याय के साथ और उसके प्रति सही जजमेंट रखते हुए अपनी हाइपोथेसिस लगाकर एक सही निर्णय देता है। उसमें किसी तरह का कोई आइडिया या किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं चलता है। पूरे एथिकल्स और नीति निर्देशों का पालन इसमें किया जाता है। Now next slide is scientific methods. The fifth component is generality. Generality it means व्यापकता। In science, our aims to discover the thread of uniformity which lies under the diversity we see. Once the scientists discover uniformity, a generalization is formulated. It means साइंस में थ्रेड ऑफ यूनिफॉर्मिटी को साइंटिस्ट सर्च करने की कोशिश करता है। मीन्स एक रूपता, सभी चीज़ों में एक रूपता वाले धागे को खोजने की कोशिश करता है और उस एकमात्र जो निचोड़ निकलता है उसको सार बनाकर रिजल्ट देता है। मीन्स बहुत सारी आंकड़ों में से एक सही आंकड़ा निकालकर हमें एक यूनिफॉर्म बना एक थ्रेड ऑफ यूनिफॉर्मिटी के थ्रू हमें रिजल्ट देते हैं। जनरलिटी इज अ component of scientific method. The sixth component is prediction based on probability. संभावना में भविष्य की खोज, संभावनाओं को देखते हुए भविष्य की खोज करना। तो scientists believe that prediction about phenomena can be made only if we have a solid basis of trends that have been repeatedly observed and the probability that such trends can manifest in terms of concrete result. It would be well for us to remember what has been said. Scientific knowledge is a body of statement of varying degree of certainty. Some must unsure, some nearly sure, none are absolutely certain. It means कुछ probability को देखते हुए कुछ prediction दिए जाते हैं। और सपोज जैसे मानसून में कई मौसम विज्ञानी मानसून को देखते हुए बताते हैं कि आज यहाँ वर्षा होगी और आज यहाँ वर्षा नहीं होगी। एक फेनोमेना रखकर उसके बारे में रिसर्च करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। और ये कभी कभी श्योर होता है तो कभी कभी ये श्योर नहीं होता है। इसके बारे में एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता का अभाव होता है। Seventh step is public methodology that affords testing of conclusion through replication. Science is a public institution with a public methodology. Therefore, every scientist is required to make known to others how the methodology used he/she arrived at the conclusion. Therefore, the methods and materials used should be made known along with conclusion.
subject to critical scrutiny. Why? Because science method of knowing which is self-corrective in operation that learns from failure as from success. विज्ञान को एक पब्लिक मेथोलॉजी के रूप में लेकर एक मेथोलॉजी के थ्रू सारी रिसर्च आगे की जाती हैं। इसमें साइंटिस्ट किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उन तथ्यों की जांच करता है। और इसमें सारी मटेरियल्स और मेथड्स का भी उपयोग किया जाता है कि यह एक बार इनको किसी भी उस पर पहुंचने से पहले, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इसकी पहले जांच की जाती है कि ये सक्सेस होगा या फेलर होगा। State of scientific research methods. Ask a question, do background research, construct a hypothesis, test with an experiment, troubleshoot procedures, carefully check all steps and setup. Experimental data becomes background research for new future project. Ask new question from new hypothesis, experimental again. Test with an experiment, then procedure working. If procedure working no, then troubleshoot procedure, carefully check all steps and setup. And procedure working yes, then analyze data and draw conclusion. At last, result align with hypothesis, result align partially or not at all with hypothesis. At last, communicate the result. So, अगस्त काम्टे के अनुसार देखा जाए तो किसी भी रिसर्च के 5 चरण होते हैं। किसी भी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड्स के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है विषय का चयन करना, सेकंड होता है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, थर्ड होता है तथ्यों का वर्गीकरण, चौथा होता है तथ्यों की जांच एंड पांचवा होता है तथ्यों का नियमों का प्रतिपादन। तो किसी भी रिसर्च में सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को निकालते हैं। देन उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस लगाते हैं और हाइपोथेसिस लगाने के बाद उसकी जांच करते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि वो हमारा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया रिजल्ट, और देन लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं। Steps of scientific methods process. The research process is the paradigm of research project. In a research project, researcher engages herself in various scientific activities in order to produce knowledge. Although each research project is unique in some ways, all projects regarding in the phenomena. The scientific method is a process for experimentation that is used to explore observation and answer question. Steps of scientific methods are selection and formulation of the problem, formulation of the hypothesis, formulation of the research design, collection of the data, analysis and interpretation of the data, and at last generalization. So इसमें भी वही बताया गया है कि किसी भी रिसर्च को निकालने से पहले, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने से पहले एक रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है और उसके बारे में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करके हाइपोथेसिस लगाकर, रिसर्च डिजाइन लगाकर डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है, डेटा एनालाइज किया जाता है और रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, इसमें भी यही बताया गया है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और सॉल्व प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिपीट। मीन्स ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये प्रमुख वैज्ञानिक विधियां हैं, इन्हें हम अभी विस्तार से बताएंगे। इसके कुछ स्टेप्स है, आस्क ए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एनालाइज डेटा, क्रिएट कंक्लूजन, अनसपोर्टेड और सपोर्टेड। सो प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन। प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन को देखें तो जिस प्राकृतिक वस्तु या घटना का अध्ययन करना हो, सबसे पहले उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण आवश्यक होता है।
यदि कोई घटना क्षणिक हो तो उसका चित्रण कर लेना भी आवश्यक होता है ताकि बाद में उसका निरीक्षण हो सके। जैसे ग्रहण, निरीक्षण के लिए सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक विस्तार के साथ ठीक ठीक निरीक्षण हो सके। यदि अन्य लोग भी निरीक्षण का कार्य कर रहे हों तो उसका स्वागत करना चाहिए, केवल निरीक्षित वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे अर्जुन के बाण विद्या के परीक्षण के समय केवल पक्षी का सर दिखाई पड़ रहा था। कभी कभी किसी गलत बात पर ध्यान चला जाता है, उस पर ध्यान ना देकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मानकर आगे बढ़ना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्शन, अगर हम देखें दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन। निरीक्षण के साथ ही साथ या तुरंत बाद निरीक्षित वस्तु या घटना का वर्णन लिखना चाहिए। इसके लिए नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले के सामने निरीक्षित वस्तु का चित्र खिंच जाए। जहाँ कहीं आवश्यकता हो, अनुमान के द्वारा अंकों में वस्तु के गुण विशेष की माप दे देनी चाहिए, किंतु यह तभी करें जब वैसा करना हो बाद में उपयोगी सिद्ध होने वाला हो। फूलों के रंग का वर्णन करते समय अनुमानित तरंगदैर्घ्य देना व्यर्थ है, किंतु किसी वस्तु की कठोरता की तुलना अन्य वस्तु की अपेक्षा अंकों में देना ही ठीक है। कार्य कारण विवेचन, प्रकृति के रहस्योद्घाटन में कार्य कारण का विवेचन महत्वपूर्ण है। वर्षा का होना, बादल की गरज, बिजली की चमक आदि, आंधी और तूफान आदि घटनाएं साथ हो सकती हैं। कॉज एंड इफेक्ट इसमें बताया गया है। इनमें कौन कितना कारण है, प्रायः कारण पहले आता है, किंतु केवल क्रम ही कारण का निश्चय नहीं करता है। इसलिए इन बातों पर थोड़ा विचार करना चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो। साथ ही विभिन्न कारणों का तारतम्य ही बांध कर रखना चाहिए। ये सारी बातें घटना को समझने में महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब कॉज एंड इफेक्ट, अगर कारण होगा तभी उसका इफेक्ट होगा, बिना कारण के कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। यदि आसमान में बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। देन प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंटेशन। विज्ञान के इस युग में जो भी शीघ्र उन्नति हो पाई उसका एकमात्र श्रेय इस विधि को ही है, क्योंकि अन्य विधियां तो इसी मुख्य विधि के इर्द गिर्द संजोई गई हैं। यह तकनीक इस युग की देन है। प्राचीन समय में इसी के अभाव में विज्ञान की प्रगति नहीं हो पाई थी। अंतरिक्ष यात्रा एवं परमाणुवीय शक्ति का विकास इसी प्रयोगीकरण के कारण संभव हो पाया है। प्रयोग और साधारण निरीक्षण में क्या अंतर है? प्रयोग में भी तो निरीक्षण का कार्य होता है। वास्तव में साधारण निरीक्षण में प्रकृति के साथ किसी तरह का दखल नहीं दिया जाता, किंतु प्रयोग में दखल दिया जाता है। मीन्स बिना एक्सपेरिमेंट के किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही मुख्य पार्ट होता है किसी भी जांच या टेस्ट का। पांचवा आता है हाइपोथेसिस। प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य प्रकृति के किसी रहस्य का उद्घाटन होता है। कोई घटना क्यों और कैसे घटित होती है इसको समझना पड़ता है। वर्षा क्यों होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक परिकल्पना की आवश्यकता पड़ती है। यदि परिकल्पना ठीक है तो वह जांच में ठीक बैठेगी, लेकिन यदि परिकल्पना की जांच के लिए विभिन्न प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे चलकर ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आते हैं जो उस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। यदि ऐसी बातें जो उसी परिकल्पना को सिद्धांत या नियम की संज्ञा दी जाती है, अन्यथा उसका संशोधन करना पड़ता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक हाइपोथेसिस जो होती है वो हमें एक फ्यूचर के बारे में हमें बताती है। हम एक तथ्य मानकर आगे चलते हैं और उस तथ्य को मानकर हम किसी भी मुद्दे पर पहुंचते हैं और रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये हमारे रिजल्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मानी जाती है, और नहीं आते हैं तो उसे हम रिजेक्टेड मानते हैं। आगमन और निगमन। आगमन होता है जब किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हों तो उनके आधार पर उस वर्ग विशेष के गुणों के बारे में अनुमान लगाना उत्पादन कहलाता है। उदाहरण के लिए आभाषा आदि। मनुष्य मरणशील प्राणी है। इसके आधार पर कहा जाता है कि सब मनुष्य मरणशील प्राणी हैं।
इस तरह के सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन के लिए यह आवश्यक है कि जो नमूने इकट्ठे किए जाएं वे अनियत तरीके से किए जाएं, नहीं तो जो परिणाम निकाला जाएगा वह ठीक नहीं होगा। कभी कभी कुछ राशियों का मध्यमान निकाला जाता है, किंतु यह तभी ठीक होगा जब ऐसा करना तर्कसंगत हो। एग्जाम्पल के लिए देखें तो लेखा जोखा थाहे लड़का डूबा काहे से पता चलता है कि नदी की औसत गहराई किसी लड़के की ऊंचाई से कम होते हुए भी लड़का डूब सकता है। निगमन, आगमन में जो कार्य होता है उसका जस्ट उल्टा होता है निगमन में होता है। निगमन यानी डिडक्शन, इसमें किसी वर्ग विशेष के गुणों के आधार पर उस वर्ग के किसी सदस्य के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे मानव मरणशील प्राणी है, इसलिए का जो एक मनुष्य है मरणशील है, निष्कर्ष निकालने की इस विधि को ही निगमन कहते हैं। आठवां आता है अपना 8 है मैथमेटिक्स एंड मॉडल, गणित और प्रतिरूप। ये लास्ट है। बहुत सी बातें हमारी समझ से परे होती हैं, इनके समझने में प्रतिरूप या मॉडल से ही सहायता मिलती है। शरीर की आंतरिक रचना, अणुओं का संगठन आदि विषय प्रतिरूप की सहायता से अच्छी तरह बोधगम्य हो जाते हैं। गणित के द्वारा भी विज्ञान के कठिन प्रश्नों को हल करने में बड़ी सहायता मिलती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आत्मसात नहीं की जा सकती, जैसे पदार्थ तरंगे, किंतु गणित के सूत्रों के द्वारा इनकी छानबीन संभव की गई है और प्रयोग के द्वारा उनकी पुष्टि भी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति में गणित का बहुत ही बड़ा हाथ है। जी हाँ, अगर हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करने वाली प्रोसेस पर बढ़ते हैं, तो मैथ्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बिना मैथ्स के डाटा एनालिसिस करना इम्पॉसिबल होता है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट, हमारी जो साइंटिफिक मेथड्स होती हैं वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्पफुल होती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट जिस पर हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी एक प्रॉब्लम को ढूंढना होता है। उस प्रॉब्लम को मानकर हम आगे एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को आगे लेकर हम उस पर रिसर्च करते हैं। इसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स का भी यूज करते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट एनालिसिस करके रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरह हमारी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है। तो ये सारे स्टेप्स थे साइंटिफिक मेथड्स के। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।